नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए UPPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम 2026 वाली। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित होगी टेस्ट। ये फर्स्ट है हमारा जिसमें हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो टेस्ट होगा हमारा ये पॉलिटी के पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम इसमें जैसे कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन। 150, 200 नहीं, 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम 3 पार्टों में इनको देखने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या कौन से सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। सही बात है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके दोनों सही। इसमें 1833 के एक्ट में या अधिनियम में इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो किस में कहा गया है, वो 1833 के अधिनियम में कहा गया है। ठीक है, एक जैसे कि बम्बई होता था पहले, और बम्बई और मद्रास की जो परिषदें थी उनका विधि निर्माण और शक्तियों को वापस लिया गया, वो किस अधिनियम के तहत लिया गया था, वो भी 1833 के अधिनियम के तहत लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है, और एक तरफ रेट दी हैं और दूसरी तरफ शब्दार्थ दिए हैं। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रेक्षा है। अब इसका आपको बताना है ऑप्शन क्या राइट होगा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश का मतलब क्या होता है, वी कमांड। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, और अधिकार प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का 2। ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। अब यदि 4 का 4 देखें तो ए में मिल रहा है, ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, यदि हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, आपके पास शरीर है, इसका मतलब ये है। सेकंड, परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना या सूचना देना। ठीक है, एक इसमें आती है कौन सी रीट, प्रतिषेध रीट भी आती है। तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। इनमें से कोई सी भी रीट आ जाए पांचों में से तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये बताना है आपको किस आर्टिकल के तहत ये आती हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन PCS में, कई UPPCS में, बिहार PCS में या MPPSC में, इनमें सब में पूछा जा चुका है कई बार। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। PK थुंगन समिति कब आई थी, ये आई थी आपकी 1988 में। कब आई थी, 1988 में। GV राव कब आई थी, GV राव आई थी आपकी 1985 में। अब बताइए LM सिंह भी कब आई थी, LM सिंह भी जो आई थी वो आई थी 86 में। और जो अशोक मेहता थी वो आई थी कब, 1977 में। अब इनको क्रम में लगा लीजिए कैसे लगेगा। अब देखिए सबसे पहले 77 है तो सबसे पहले 4 ही आएगा। अब 4 है इन तीनों में ही। अभी 77 के बाद देखा जाए तो 85 है, तो यानी कि 4 और 2, 4 और 2 किस में है, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। सही बात है, यह निधि संसद के नियंत्रणाधीन होती है।
क्या यह निधि, कौन सी निधि, आकस्मिकता निधि क्या संसद के नियंत्रणाधीन होती है? नहीं। किसके नियंत्रणाधीन होती है? तो राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। किसके? राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका केवल एक। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कौन सा सही है बताना, कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, जब संविधान सभा की बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? वो राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है। और जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। ऑप्शन ये भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य होते हैं, वाद्य योग्य नहीं है। और सेकंड क्या कह रहा है? अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। और फोर्थ क्या है? 48 के यानी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपके सभी राइट हैं। अब देखिए यहाँ पे वाद्य योग्य होते हैं और वाद्य योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो ये क्या है? वाद्य योग्य नहीं होते हैं, वाद्य योग्य नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, इसको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है मन में, दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। चलिए अभी ये देखिए अनुच्छेद 48 में ये पर्यावरण का संरक्षण आता है। अब यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट्स में? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग कितने में है? भाग 4 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आते हैं भाग 3 में आते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए, इनको जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया गया है, लागू नहीं किया जा सकता। ठीक। कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये? तो 36 से लेकर 51 तक आते हैं। चलिए, आपको दूसरा एक टास्क दिया जाता है, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी बताना है किस भाग में आती हैं, कहाँ से लिया गया है इनको, और कौन कौन से कितने अनुच्छेद हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से अधिकार केवल किसको? भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीयों को प्राप्त हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए केवल भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं। तो 15 है, 16 है, 19 है और 29 है और 30 है। ये 5 अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब आपको पता होगा कि हाँ इसमें कौन कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन सा अनुच्छेद में क्या आता है। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है? 19 में आती है। ये केवल किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब ये कह रहा है विधि के समक्ष समानता, ये किस में आता है? 14 में आता है। ये विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में आता है? 21 में आता है। ठीक। अब ये भी नहीं। और यदि बात करें अल्पसंख्यकों शिक्षा, ये आता है। तो 1 और 4 होगा इसमें, ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कथन दिया है, कथन और कारण दिए गए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है और भारत का समाज बहुधर्मवादी है। अब ये बताना है दोनों सही हैं, व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर के लिए देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है वो सकारात्मक अवधारणा द्वारा ही अपनाई गई है भारत में। और यदि बात करें
तो बहुधर्मवादी समाज भी है भारत का। तो ऑप्शन दोनों ठीक है। और व्याख्या भी क्या करता है, व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये आपके ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। 9 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। मूल संरचना के अंतर्गत, मूल संरचना के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता आती है, संघीय स्वरूप भी आता है, न्यायिक समीक्षा भी आती है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भी आता है। तो ऑप्शन इसमें सारे सही होंगे, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विचार करना है हम कथनों पर। कौन कौन से, जैसे कि फर्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। इसमें पूछ रहा है कथन सही हैं, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। तो इसमें आपके दोनों सही हैं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान को लागू करने के बाद जो प्रस्तावना को लागू किया गया था वो 1949 के बाद ही किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें भी आपको एक क्वेश्चन, एक कमेंट करके बताना है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है और भाषा को, प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के सचिव का पद सृजित किया गया था जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, 1858 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत, तो ये ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया 1935 के अधिनियम में। तो ये भी राइट है आपका, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म या युग्मों का चयन करें। जनगणना, संघ सूची, उद्योग राज्य सूची, निगम कर संघ सूची, डाक बचत बैंक राज्य सूची, पशु के प्रति क्रूरता संवर्ती सूची। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। उद्योग राज्य सूची का है, निगम कर संघ सूची का है, डाक और बचत बैंक ये राज्य सूची का नहीं है। किसका है, संघ सूची का विषय है। ये संघ का विषय है ना कि राज्य का। तो ये गलत हो जाएगा। और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण जो है संवर्ती सूची में आता है। तो 1 2 3 5 किस में है, 1 2 3 5 ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सह संबंध और अविभाज्य हैं। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं। कथनों का चयन करना है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए ये कह रहा है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सह संबंध अविभाज्य हैं। मूल अधिकार में केवल मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये तो सही है। और ये कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं। नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, गैर मौलिक अधिकार हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विचार करना है कथनों पर। नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। सेकंड है 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है।
देखिए ये जो है, ये जो नए राज्यों के गठन है, संसद के वेतन भत्ते हैं, उससे संबंधित जो 368 में दिया गया, अनुच्छेद 368 में नहीं दिया गया, उसके बाहर दिया गया है 368 से। तो ये तो आपका गलत है। अभी कह रहे 7वीं सूची संबंधित कोई भी विषय संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ये भी नहीं, ये भी गलत होगा। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। तो ऑप्शन आपके दोनों गलत होंगे, ऑप्शन होगा डी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 58, 61, 56 और 59। अब देखिए 61 में क्या दिया गया है, इस 61 में दिया गया है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया है। 56 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता। और अभी देख लेते हैं, बी का 4 है, तो बी का 4 किस में है, 2 में है, ऑप्शन इसमें और इसमें। ठीक है, अभी बात करते हैं 58 में क्या दिया गया है, तो योग्यता दी गई है। ठीक, अब यदि बात करें राष्ट्रपति की पदावधि इसमें दी गई है, और राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें दी गई हैं वो 59 में दी गई हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन और मतदाता जागरूकता। कौन सा सही होगा, सही कथन बताने। इसमें आपके निर्वाचन का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन और मतदाता जागरूकता, ऑप्शन सारे सही होंगे, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, अब यदि पूछा जाए निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका 324 में आता है। भाग कितने में आएगा, भाग 15 में आएगा, ये ध्यान रखना है। और किस किस का निर्वाचन कराता है, लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा का और विधानसभा का, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ठीक है, इनके जो निर्वाचन होता है उनका संचालन करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। और सेकंड है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। इसमें अभी सही बताना है कौन सा सही है, केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। देखिए सांविधिक निकाय है ये तो ठीक है, संवैधानिक तो नहीं है, सांविधिक निकाय है। ये कह रहा है राष्ट्रपति महिला आयोग की स्थापना 1990 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1992 में। कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है, 1990 के अधिनियम के तहत। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, अब यदि पहला आयोग पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो पहला आयोग बना था वो कब बना था, तो वो बना था 31 जनवरी 1992 को। अध्यक्षता किसने की थी इसमें, तो वो थी जयंती पटनायक, तो वो पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। सेकंड है, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। अब इसमें बताना है हमें सही कथन। अब ये सही और गलत ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पर सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज़ें पहले ही आप अंडरलाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, या सर्कल में कर लें। ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चन की गलत होने की संभावना कम रहती है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ना लगाएं। ठीक है, चलिए क्या राइट होगा इसमें होगा आपका दोनों सही होंगे। इसका अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय परिषदों के गठन की, और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे, तो दोनों सही हैं। अब जैसे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है,
तो क्या है नीति आयोग की फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत सरकार का प्रमुख ये थिंक टैंक है, नीतिगत थिंक टैंक है, थिंक टैंक का काम करता है। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं पीएम। तो पीएम भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए गए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? किसके तहत किया गया था? 82, 84, 85 या 89? तो इसमें किया गया था ये 84 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, 82 में क्या है? 82 में पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, 89 में जैसे कि राष्ट्रीय महिला, ये राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, उनको अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया था। तो ये है आपका 89 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कब हुआ था? 89 2003 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? अनुच्छेद दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिया है विवरण। इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। देखिए 371 छः जय और 6 और घय, देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए रखा गया है इनको। ठीक है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। पेपर में आपको इसी तरीके से फंसाएगा क्वेश्चन को, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो और आपका क्वेश्चन गलत हो। आयोग यही सोचेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का। तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन होगा आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर, राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसमें जो हटाया जाता है, इनके सदस्य को जो हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो एज पहले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। ये तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी ठीक है आपका। ऑप्शन दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? कितनी भाषाओं का था? तो 14 भाषाओं का वर्णन था। ठीक है, अब जैसे कि अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी, तो ये सारी भाषाएं पूछ ली जाती हैं किस अधिनियम के तहत इनको जोड़ा गया था। तो जैसे कि 21वें अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो वो सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई थी वो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाओं में कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन से में? 71वें संविधान संशोधन में। यदि बात करें हम 92वें संविधान संशोधन की, तो इसमें भी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें भी। तो 3 कौन कौन सी हैं इसमें? डोगरी है, मैथिली और संथाली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, एक तो 21 हो गया और एक हो गया आपका 71 और एक हो गया 92। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछी जाएँ, टोटल भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या कह रहा है, लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लोक सेवा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। लोक सेवा की अधिकतम संख्या 552 तो नहीं है, 550 है, ये गलत हो, ये 2 हट गए हैं, एंग्लो इंडियन जो थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब 2 इसमें से निकाल दो, ये 2 निकाल देते हैं इसमें से, तो इसमें तो है, ये तो हो सकता है, अभी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। क्वेश्चन को तक करने का तरीका यही होता है, आप जो जो नहीं है उनको निकाल दीजिए। ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित है। 1981 की जनगणना पर आधारित नहीं है, तो ये है 1971 की जनगणना पर आधारित, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब मैं 4 इसमें भी निकाल देता हूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य द्वारा तुरंत अपेक्षित होता है। और सेकंड है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। सत्य कथन बताना है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समितियां मंत्रियों संसद के सदस्यों के बीच सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं, तो ये आपका सही है। अभी बात करें, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय कार्य द्वारा किया जाता है, तो ये भी ठीक है। अब इसमें सही ही पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसमें क्या होगा आपका, तो सरकारी आयोग होगा। और 1983 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपक्ष के नेता एलओपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है। ठीक है, ये संवैधानिक पद नहीं है। विपक्ष के जो नेता का पद है ये कैसा पद है, सांविधिक पद है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। और थर्ड है, लोक के वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होती हैं। तो कौन सा इसमें राइट होगा 28 में, तो इसमें होगा आपका 2, 3 ऑप्शन होगा आपका ए राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पदों के लिए शपथ और अभिपुष्टि का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या कहते हैं, कैग भी कहते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए इसमें उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी सभी हैं 1, 2, 3, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी और संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो कौन सा होगा 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पे हमने अनुसूचियों पे हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे तो वहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्या कह रहा है, वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। अब यहाँ देखिए सही नहीं है पूछा गया है।
ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। अब देखिए, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ही वित्तीय आपात को रखा गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है, और राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने में है, 356 में, और वित्तीय आपातकाल कितने में है, तो ये 360 में। अब तीनों ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। 1 माह के भीतर नहीं, 2 माह के भीतर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो ये आपका गलत है, तो यानी कि गलत पूछा है, सही नहीं है। तो ये तो एक तो ये हो गया। इसे अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। और फोर्थ क्या कह रहा है, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अब यदि हम 2 को रखें भी तो इसमें तो नहीं आएगा, ये और ये 3 बचे, तो कौन सा इसमें राइट होगा 30 में। देखिए इसमें ये 6 माह के लिए नहीं लगाया जाता है, तो ऑप्शन ये भी गलत है, तो ऑप्शन होगा आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया, और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। सही कथन चुनना है। इसमें आपके दोनों सही होंगे, 12वें और 14वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। किसका, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा 8 239 से 242, ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार निम्न में से कौन से हैं। लोक नियोजन की क्षमता का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन। देखिए धार्मिक मामलों का प्रबंधन इसमें नहीं है, ऑप्शन होगा आपका 4 3 2 1 1 2 3 4, ऑप्शन होगा सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई, और 102वां जो संविधान संशोधन था जो 2018 में हुआ था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न में से कौन शामिल है। हड़ताल का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। तो हड़ताल का अधिकार तो इसमें नहीं है, पहले को तो हम वैसे ही निकाल देते हैं, तो ये हट गया। अब बचे हमारे पास में 2 3, यानी कि ए बी और डी, यानी कि डी को भी हम निकाल देंगे। अब बचा हमारे पास में ए और बी। ए और बी में कौन सा राइट होगा बताइए। देखिए इसमें होगा 2 3 और 4, ऑप्शन होगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 9वीं या 9वीं में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस। कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक, केशवानंद भारती किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर से। कब हुआ था, 1973 में हुआ था, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, मेनका गांधी कब हुआ था, 1978 में हुआ था।
एक ही गोपालन कब हुआ है? 1950 में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन? राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन और कथनों पर सही कथनों का चयन करें। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप 158 में दिया गया है। और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता, कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता तो नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन ये तो कट जाएगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये तो सही बात है। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और शपथ प्रतिज्ञान का अनुच्छेद जो दिया गया, अनुच्छेद 158 में दिया गया, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए ये बताना है आपको राज्यपाल की बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज पूर्ण कर चुका हो और इसको भारत का नागरिक होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा राइट होगा। 1 2 3, तो ऑप्शन होगा सी राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। सेकंड क्या है? संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई है। संविधान में कहीं मार्शल लॉ की व्याख्या नहीं की गई है, ऐसा कोई परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये तो आपका गलत होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। कथन सही ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 39, 47, 48 और 49। अभी 48 को तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, किससे लगाओगे? तो आप लगा सकते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा से, जीवन स्तर में सुधार, और तो सी का फर्स्ट किस किस में है? 2 में है। बताइए कौन सा राइट होगा। अब यदि बात करें हम तो अनुच्छेद 39 ए तो निःशुल्क कानूनी सहायता है। ठीक है, और यदि बात करें 47 की जीवन स्तर में सुधार है, और 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण है। तो पहले का दूसरा, बी का तीसरा, पहले का दूसरा, बी का तीसरा, ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम गिलोटिन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? सदन की जो कार्यवाही होती है उसको स्थगित करने के लिए इसको लाया जाता है। अब यदि बात करें हम किसकी? निंदा प्रस्ताव की। निंदा प्रस्ताव, मंत्री की कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं उनके खिलाफ निंदा की जाती है तो उसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। राज्यों के नामों में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची के विषय, 6ठी अनुसूची के विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। सही उत्तर का चयन करना है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए 7वीं अनुसूची जो है ये किसका विषय है? ये है विशेष बहुमत का विषय, साधारण बहुमत का नहीं है, तो ये तो हम वैसे निकाल देंगे, विशेष बहुमत का है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ये भी किसका है? ये भी आपका विशेष बहुमत का है। तो 2 और 4 तो इसमें से निकाल ही दो, 1, 3 और 5 होगा इसका। ऑप्शन होगा सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? एक तरफ आयोग दिए हैं और एक तरफ गठन वर्ष दिया है। बताइए कौन सा इनमें सही होगा। मिलान करना है, सुमेलित करना है। देखिए राजमन्नार आयोग कब? 1969। सरकारी आयोग है 1983। पुंछी आयोग 2007 और प्रशासनिक सुधार आयोग कब है? 1966। ठीक है, कौन सा इसमें राइट होगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा एक भारत की संचित निधि में से
राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग और नीति आयोग। इसमें होगा आपका वित्त आयोग, ऑप्शन होगा सी राइट। ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है आपका 280 में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता होती है उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? वो संसद द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो वो आती है आर्टिकल 263 में। ये भी ध्यान रखना है। गठन कब हुआ था? 1990 में इसका गठन हुआ था। किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कथन दिया है, कारण दिया है। संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों हेतु संविधान उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। कौन सा सही होगा इसमें? परिवर्तनीय नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है। तो आपका ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाता है? जब एक सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी यहाँ कह रहा है सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकार का प्रावधान है। इससे संबंधित प्रावधान मूल संविधान में निहित थे और इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कौन सा इसमें सही होगा चारों में से? देखिए, इसका जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं दिया गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब ये भी ध्यान रखना है, इसमें सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो विशेष अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 350 ख में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक तरफ कथन दिए, कारण दिए। भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष परिस्थिति प्रदान करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन और उसकी नियुक्ति के पश्चात नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? दोनों सही हैं, व्याख्या करता है। दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें आपके दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं 47वां क्वेश्चन। क्या है? अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? इसमें भी पूछा है कौन सही नहीं है। अभी ये कह रहा है यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इस पद पर केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। महान न्यायवादी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसे हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 76 में वर्णित है। देखिए, पहला तो सही है क्योंकि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और इसमें पूछा सही नहीं है तो ये तो हट जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है इस पद को केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने 5 वर्षों का अनुभव हो। और तो ये गलत है आपका। महान न्यायवादी कार्यकाल 3 वर्ष, ये भी गलत है। और हटाने का प्रावधान, ये भी गलत है। तो आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, हाई कोर्ट में कितने? देखिए, हाई कोर्ट में जो होना चाहिए 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट में जो वकालत करने का अनुभव है वो 10 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है, और इसको हटाने की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना और विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, और इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर के लिए कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा।
देखिए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, ऑप्शन होगा सी राइट। किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 143 में दिया गया है, 143 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है या है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। सेकंड है, वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और फोर्थ है, 1968 में यह परंपरा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ये आपके ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, ये जो परंपरा चली आ रही है वो कब से चली आ रही है, तो 1967 से चली आ रही है, ना कि 68 से। तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टेस्ट हम फर्स्ट देख रहे हैं ना इसको, इसमें हम 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, टेस्ट 1 में फिर हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन है, पार्ट 1 के, फिर पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट 1 में, फिर पार्ट 3 के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। ठीक, लोकसभा में और विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इसमें आपके दोनों कथन असत्य, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ठीक है, अभी तक यदि पूछा जाए अभी तक परिसीमन आयोग कितने परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है अभी तक, तो 4 परिसीमन, जैसे कि 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। तो इसमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम टेस्ट 1 के पार्ट 2 के साथ 50 क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।